नमस्कार साथियों, ये मध्य प्रदेश जीके की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है और एमसीक्यू टॉपिक वाइज इसकी खासियत क्या है, विशेषताएं क्या है, मैं आपको विशेषताएं बता दूं। नंबर पहली विशेषता इसकी ये रही कि ये टॉपिक वाइज रहेगी। जैसे जलवायु का टॉपिक है ये एमपी की, इसमें जलवायु को पूरा कवर किया गया है, क्लाइमेट को, तो ये जलवायु का है। फिर इसके बाद धीरे धीरे नदियों का आएगा, मिट्टियों का आएगा, और भी जो जितने भी सारे टॉपिक हैं, सारे खनिज तत्वों की सारी टेस्ट सीरीज आएगी। नृत्य की, खेल की, संगीत की, गायन की, सब कुछ आएगी। और इसमें अगली खासियत इसकी क्या है, इसमें वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है, और एक टॉपिक से जितने भी अधिक से अधिक प्रश्न बन सकते हैं, गहराई से अधिक गहराई से, वो सारे प्रश्न इसमें समाहित किए गए हैं। और मेरे अनुभव से ये प्रश्न यदि आप पढ़ लेते हैं एक टॉपिक से, तो आपका कोई भी प्रश्न उस टॉपिक से बाहर संभवतः नहीं जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है, लगभग जाएगा ही नहीं। तो आप आइए, तैयारी रहिए, और प्रतिदिन आपको ये टेस्ट सीरीज, अगली विशेषता क्या है इसकी, कम समय में अधिक प्रश्नों का यानी कि आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी अधिक प्रश्नों की। चलिए शुरुआत करते हैं हम समय का विशेष ध्यान रखते हुए। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। चलिए तो देखिए, आपका आंसर आ ही गया होगा, बहुत आसानी से आप दे दिए होंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारी पृथ्वी है, और ये इसमें पृथ्वी में यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा के इस साइड 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री इस साइड दो रेखाएं होती हैं, इसको हम कर्क रेखा कहते हैं और इसको हम मकर रेखा कहते हैं। ये दक्षिणी गोलार्ध से गुजरती है, उत्तरी गोलार्ध से। तो इसके जो बीच का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर पूरे वर्ष भर सूरज यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अभी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर हमारी जो कर्क रेखा पे है, अभी जून में कितने तारीख को सूर्य इसके लंबवत चमका था, अब कब ये इसके भूमध्य रेखा के लंबवत चमकेगा, फिर कब कर्क रेखा के लंबवत चमकेगा, तो ये बताना है आपको। तो देखिए, इसके बीच का जो क्षेत्र होता है, पूरे वर्ष भर सूर्य इधर से इधर, इधर से इधर भ्रमण करता है, और सूरज की सीधी किरणें यहाँ पर लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पे अत्यधिक गर्मी होती है, और जहां पर अत्यधिक गर्मी होती है वहां पर अत्यधिक बरसात होती है। तो इसी क्षेत्र में हमारा भारत आता है, इसी क्षेत्र में हमारा भारत देश आता है। ये हमारा भारत देश आता है इसी में। उसका अधिकांश हिस्सा भारत का हमारा इसी क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो फिर रही बात ऊपर वाले में उपोष्ण क्षेत्र में आता है। ये इसके 23.5 डिग्री के ऊपर का जो क्षेत्र है उपोष्ण में आता है। लेकिन हमारे भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय ही क्यों कहा गया है? इसका कारण है कि यहां पर इस सीमा पर देखिए जी, यहां पर ये हिमालय पर्वत है, यहां से हिमालय पर्वत की वजह से यहां पर जो उपोष्ण जलवायु, जो ठंडी पवनें होती हैं, वो यहाँ पर प्रभाव पूरे भारत पर नहीं डाल पाती हैं, और इतना हिस्सा ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। इसलिए पूरे भारत में जलवायु का प्रभाव उष्णकटिबंधीय जलवायु का ही प्रभाव रहता है। पूरे भारत की जलवायु को भी हम उष्णकटिबंधीय जलवायु के नाम से जानते हैं। और मध्य प्रदेश हमारा बीच में, यहाँ से भी कर्क रेखा गुजरती है, तो उसको भी उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न रहा आपका, ये मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किस रेखा को जाता है? और आपका आंसर आ ही चुका होगा कि ये सबसे बड़ा कारण अभी मैं बता चुका हूं कि कर्क रेखा गुजर रही हमारे मध्य प्रदेश से, जिसके कारण ही संभव हुआ है। यदि कर्क रेखा ना होती तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र नहीं होता। अगला प्रश्न आपका ये रहा, कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए बताइएगा इसका सही आंसर। तो कोपेन के अनुसार, देखिए कोपेन के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश की जलवायु को 2 भागों में बांटा गया है। और अगला प्रश्न इसका ये रहा, AR सुब्रमण्यम तथा T श्री नारायण ने तापमान व वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? बताइए। आपका आंसर आ ही गया होगा, और इसका सही आंसर रहा 3।
अगला प्रश्न, प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक थॉर्नथ्वेट के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? ये ऐसे प्रश्न परीक्षा में आए हैं और उनके आने की प्रबल संभावना होती है। हमें इनको विशेष तैयारी के साथ जाना पड़ता है ताकि कोई भी प्रश्न गलत ना हो। जैसे ही आप अपनी नजरों के सामने से इन प्रश्नों को देख लेंगे, आपसे परीक्षा में गलत नहीं होंगे। तो इसका सही आंसर देखिए क्या है। इसका भी आंसर क्या है? 3 रहा आपका। चलिए अगला प्रश्न रहा है ये, मध्य प्रदेश में जलवायु विविधता के आधार पर कितनी प्रमुख ऋतुएं पाई जाती हैं? चलिए इसका आंसर रहा ये, थोड़ा सा इसमें मुझे कुछ जी, तो इसका आंसर भी क्या रहेगा आपका? 3। अगला प्रश्न, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है आपके लिए, मध्य प्रदेश में किस माह के अंतर्गत भीषण गर्मी पड़ती है? ये सारे जलवायु वाले टॉपिक से संबंधित एमसीक्यूज तैयार किए गए हैं और इसका आंसर आपका आ ही गया होगा। और सही आंसर है क्या आपका? मध्य प्रदेश का मई है। क्या है? मई है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत उत्तरी भाग में चलने वाली गर्म हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? ये सभी लोग जानते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में किसी को यदि इसका प्रभाव लग जाए तो सीधा डॉक्टर के पास पहुंचता है। और बता दीजिएगा आप, क्या है वो? लू है इसका सही आंसर। राइट। अगला प्रश्न रहा आपके सामने, तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग के अंतर्गत आता है? ये सही आंसर है, अति तापीय। अगला प्रश्न रहा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहां अंकित किया गया है? तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। यदि ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि हम नहीं बताते हैं तो आंसर इसका दूसरा हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं। देखिए अभी इस वर्ष वैसे कहें तो 2026 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का छतरपुर जिला है जी, वो छतरपुर जिला में नौगांव तहसील है एक, और नौगांव में ये 47 डिग्री से लेकर के 47.5 डिग्री तक सर्वाधिक अंकित किया गया है। ये तो इसका आंसर अभी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। वैसे ऑब्जेक्ट में नहीं है तो वही हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? बताइए। और आपका आंसर आ ही गया होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए आप। इसको देखिए, यहां पे मैं थोड़ा सा स्पेस ले लूं जी। देखिए ये हिंद महासागर है और हिंद महासागर में जो आने वाला मानसून है इसका काफी डिटेल्स अगले वीडियो बताऊंगा मैं। तो यहाँ से जो मानसून आता है इसको दक्षिण और पश्चिम मानसून कहा जाता है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून से ही हमारे भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। इस प्रकार से पूरे भारत को कवर करता है। इधर से आने वाला जो मानसून होता है ये हमारे भारत पर असर नहीं डाल पाता है, क्योंकि यहाँ पर जो हिमालय पर्वत है इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका प्रभाव इस पर नहीं आ पाता है और इसी का प्रभाव रहता है। इस शाखा जो उत्तर पूर्वी शाखा के नाम से इसको जानते हैं, इसका थोड़ा सा प्रभाव यहाँ पर पड़ता है, दक्षिण भारत में पड़ता है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में, मध्य भारत में नहीं पड़ता है। अब आपको बताना है कि सर्दियों के दिनों में जो होने वाली बरसात होती है उसको किस नाम से जानते हैं और ये किस मानसून के थ्रू होती है। चलिए अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? आपको बताना है। तो दक्षिण पूर्वी भाग जो है इसका सबसे ज्यादा इसमें वर्षा होती है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये हमारा मध्य प्रदेश में यहाँ पर दक्षिण पूर्वी ये हिस्सा है हमारा, इस हिस्से में बहुत ज्यादा बरसात होती है।
150 सेंटीमीटर से भी अधिक बरसात होती है। दक्षिण पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है क्योंकि यहाँ सतपुड़ा, मैकाल क्षेत्र और मानसूनी शाखाओं का प्रभाव अधिक होता है। मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, किस स्थान को? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा आप। तो इसका सही आंसर रहा ये पचमढ़ी को। पचमढ़ी में बहुत ज्यादा बरसात होती है और ये होशंगाबाद जिले में आता है, महादेव पर्वत पर है, सतपुड़ा के महादेव पर्वत पे है और इसमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है। जैसे हमारे भारत में विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है चेरापूंजी, मेघालय में है, इसी प्रकार से वहाँ वर्षा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन पचमढ़ी में तो उसकी अपेक्षा बहुत ही कम होती है। वहाँ तो 1000 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वर्षा होती है, यहाँ तो 200 सेंटीमीटर के आसपास ही वर्षा होती है। अगला प्रश्न रहा, मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है, बताना है एवरेज कितनी होती है। सही आंसर आपका आ ही गया होगा, 100 से 125 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, एवरेज की बात करें हम। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है, तो ये बताना है आपको इसका सही आंसर। तो देखिए इसका उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, ये हमारे मध्य प्रदेश का राजस्थान से लगा हुआ ये क्षेत्र है, इसमें मानसून से बहुत कम वर्षा होती है। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा सबसे कम कहाँ होती है, तो आपको पता ही है, इसका सही आंसर भिंड का गोहद है, यहाँ पे 55 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। अगला प्रश्न रहा ये आपका, मध्य प्रदेश में वर्षा के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य बताना है आपको और उसको पढ़ना है, आप ही को इसका आंसर देना है। वीडियो को पोस्ट करके देखिएगा इसको। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु कब आरंभ होती है, शीत ऋतु बताना है। तो मध्य अक्टूबर से शीत ऋतु प्रारंभ होती है, सर्दियों का मौसम यानी शीत ऋतु। सूर्य किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है, आपको पता ही है, कर्क रेखा हमारे मध्य प्रदेश से गुजरती है और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। कितने से गुजरती है, 14 जिलों से गुजरती है। आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं 4, इनमें से कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कि मध्य प्रदेश के किस जिले से इसमें से किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इनमें से कोई नहीं, बताइएगा इसमें से, आपको आंसर देना है। राइट, सूर्य का उत्तरायण होने से मध्य प्रदेश में क्या परिवर्तन होता है। देखिए उत्तरायण होगा ऊपर की ओर जाएगा, दक्षिणायन होगा नीचे की ओर जाएगा। ऊपर की ओर जाएगा तो पता ही है आपको क्या होगा, तापमान में वृद्धि होगी। जब दक्षिणायन होगा तो सर्दी आएगी, यहाँ पर ठंडक होगी। मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में सर्वाधिक होता है, तो ये मार्च में होता है दैनिक के हिसाब से। और वैसे औसत मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, बताना है आपको। तो इसका सही आंसर है 5 में। अगला प्रश्न, आइए आपका ये अगला प्रश्न रहा, मध्य प्रदेश में मालवा पठार के अंतर्गत पाई जाने वाली जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य। असत्य कथन की जानकारी आपको ही देना है, पढ़ करके वीडियो को पोस्ट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। अगला प्रश्न रहा ये, प्रदेश में विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। ये बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है और इसका सही आंसर है 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को किस नाम से जाना जाता है, चौमासा, सियाला, शिवाला, यूनाला, स्याला, क्या है बताइएगा। इसका सही आंसर है स्याला, स्याला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत काफी कम वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है, इसका सही आंसर बताइए।
और आपका आंसर आ ही गया होगा। सही आंसर है इसका, इस क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की वृष्टि छाया पड़ती है, इसकी वजह से मानसून यहाँ प्रवेश नहीं कर पाता है। मध्य प्रदेश में उप क्षेत्रीय मौसम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? बताएं इसका सही आंसर। और इसका सही आंसर रहा भोपाल। मध्य प्रदेश के किस जिले में गांवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है? अच्छा क्वेश्चन हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका सही आंसर ये रहा आपका सतना। और अगला प्रश्न रहा, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के डोंगला में स्थित अत्याधुनिक वेधशाला का नाम किस खगोल शास्त्री के नाम पर रखा गया? और इसका सही आंसर ये रहा आचार्य बारहमीर। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? बताइएगा इसका आंसर। और इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने से पहले मैं ही बता देता हूं, सवाई जयसिंह। और ये उज्जैन शहर में क्षिप्रा नदी के दाहिनी ओर जयसिंहपुर नामक स्थान पर जयपुर के महाराज सवाई जयसिंह ने 1733 ईस्वी में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण करवाया था। चलिए, इसी के साथ ये जलवायु का टॉपिक जो था, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इसका प्रैक्टिस करवाई दी गई आपके सामने। अगले टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप हमसे जुड़े रहें, और थोड़ी बहुत त्रुटियां होती हैं तो मैं सुधारने का प्रयास करूंगा, और कुछ गलतियां हैं तो मुझे क्षमा कीजिए। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।